जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग अंतःपद्रव्य जालिका के बारे में पढ़े थे। आज हमको नेक्स्ट कोशिकांग के बारे में पढ़ना है और वो आपका नेक्स्ट कोशिकांग है गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी क्या होता है उसको समझेंगे। गोल्जी बॉडी जो है इसका जो खोज किया था वो किया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम है कैमिलो गोल्जी। एक कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने इसका खोज किया था तंत्रिका कोशिका में, इसको देखा था और इसका खोज हुआ था 1898 में। उन्होंने बताया था कि कोशिका में केंद्रक के निकट क्या होता है, चपटी थैलीनुमा रचनाओं का एक विशेष प्रकार का समूह होता है और वो केंद्रक के निकट उपस्थित डायग्राम देख चुके हैं। ये जंतु कोशिका, ये न्यूक्लियस और इसके निकट ही उपस्थित इस प्रकार के चपटी थैलीनुमा रचनाओं के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी कहते हैं। और ये बात सबसे पहले किसने बताई थी, कैमिलो गोल्जी ने बताई थी। फिर उसके बाद बताया कि गोल्जी बॉडी जो होता है इसका निर्माण जो है वो 3 अलग अलग प्रकार के संरचनाओं के मिलने से होता है। एक तो इसमें जो छठा संरचना दिखाई दे रहा है वो होता है सिस्टर्नी। इसके निकट निकट क्या होते हैं, कई प्रकार के समांतर नलिकाएं मौजूद होती हैं और ये समांतर नलिकाएं हैं इनको बोला जाता है टिब्यूल। और यही टिब्यूल क्या करते हैं, आगे छोटे छोटे थैलीनुमा रचनाओं का निर्माण करते हैं और ये थैलीनुमा रचना बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेसाइकल। और ये तीनों मिल करके किसका निर्माण करते हैं, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी का निर्माण करते हैं। तो बारी बारी से हम लोग को लिखना है, समझना है। डालेंगे गोल्जी बॉडी, लिखिए इसका डायमीटर, अगर लंबाई चौड़ाई व्यास की बात करें, डायमीटर जो होता है वो होता है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर और अगर एवरेज की बात करें लगभग 0.5 के आसपास आएगा। तो ये इसका डायमीटर है। डायमीटर का मतलब होता है व्यास। तो इसकी डायमीटर की अगर बात करें, डायमीटर जो होता है वो 0.5 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर होता है। डायमीटर का मतलब तरह से उसका व्यास की बात किया जा रहा है। तो ये है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी होता क्या है उसको समझिए। कह रहा है कि कोशिका में केंद्रक के निकट उपस्थित चपटी थैलीनुमा रचनाओं के समूह को गोल्जी काय कहते हैं। गोल्जी काय कहते हैं। इस प्रकार से डायग्राम इधर देख सकते हैं, ये केंद्रक और इसके पास उपस्थित जो चपटी थैलीनुमा रचना है, ये चपटी थैलीनुमा रचना को हम लोग क्या कर रहे हैं, गोल्जी काय कह रहे हैं। अब ये जो गोल्जी काय होता है इसका निर्माण 3 अलग अलग संरचनाओं के मिलने से होता है। तो इसी में एक पॉइंट लिखेंगे, गोल्जी काय का निर्माण 3 अलग अलग रचनाओं के द्वारा होता है। 3 अलग अलग रचनाओं के द्वारा होता है। इसमें से पहला जो रचना आता है वो कौन है, सिस्टर्नी है। सेकेंड जो होता है उसका नाम है आपका वैक्यूल या वेसाइकल होता है और थर्ड होता है नलिका। ये तीनों संरचना मिलकर इसका निर्माण करते हैं, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी का निर्माण करते हैं। इसमें से पहला जो आता है वो सिस्टर्नी आता है। सिस्टर्नी क्या होता है, गोल्जी काय में उपस्थित चपटी थैलीनुमा रचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। और ये सिस्टर्नी का जो संख्या होता है वो अलग अलग गोल्जी काय में अलग अलग होता है। इनका संख्या वेरी करता है, 4 से लेकर के 8 तक इनकी संख्या एवरेज होती है। इसमें लिख सकते हैं गोल्जी काय में उपस्थित चपटी रचनाओं को सिस्टर्नी कहते हैं।
इनकी संख्या 4 to 8, 7 से 8 तक होती है। सिस्टर्नी की जो संख्या होती है वो 4 से 8 तक होती है, और ये एक के पीछे एक क्या होते हैं, अष्टक के रूप में, ठीक है ना, क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, ये अभी दो बनाए हैं इसमें, एक ये है, इसके पीछे एक, इसके पीछे इसके पीछे, इस प्रकार से क्या होते हैं, वो अरेंज होते हैं, और इनको अष्टक के रूप में कहा जाता है कि ये अरेंज होते हैं, और इनकी संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, 4 से लेकर के 8 तक होती है। अब आता है कि ये सिस्टर्नी जो है, इसी के निकट क्या होता है, नलिकाकार संरचनाएं मौजूद होती है, शाखित नलिकाकार संरचना, और शाखित नलिकाकार संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूब्यूल कहते हैं, जो गोल्जी काय के निकट मौजूद होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं दूसरा, ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल ट्यूब्यूल क्या होता है, गोल्जी काय में या गोल्जी काय के निकट उपस्थित शाखित अनियमित आकार के रचनाओं को ट्यूब्यूल कहते हैं। ट्यूब्यूल कहते हैं, और ये ट्यूब्यूल जो होते हैं इनमें मुकुलन होता है, विभाजन होता है, और ये विभाजित होकर के कई छोटे छोटे थैलीनुमा रचना का निर्माण करते हैं। इसी के निकट इस प्रकार से ये ट्यूब्यूल मौजूद होते हैं चारों ओर, ठीक है, और यही ट्यूब्यूल क्या होते हैं, विभाजित होते हैं, और विभाजित होकर के इस प्रकार की गोलाकार रचना का निर्माण करते हैं। और ये जो गोलाकार रचना जो ट्यूब्यूल के मुकुलन द्वारा जिनका निर्माण हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेसाइकल बोलते हैं, पुटिका बोलते हैं। ये यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट तीसरा डालेंगे पुटिका, इसको बनाना नहीं है। तीसरा जो पार्ट जो गोल्जी काय में मौजूद होता है उसका नाम है वेसाइकल। वेसाइकल वेसाइकल्स क्या होते हैं, ये गोलाकार रचनाएं होती हैं जिनका निर्माण नलिका द्वारा, नलिका ट्यूब्यूल को बोल रहे हैं, नलिका द्वारा मुकुलन से होता है। हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे मुकुलन हाइड्रा में और ईस्ट में, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी मुकुलन होता है, और मुकुलन के द्वारा थैलीनुमा रचना का निर्माण होता है, गोलाकार रचना का निर्माण होता है, और इसी गोलाकार रचना को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वेसाइकल बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर दो चीज़ समझे, पहला तो गोल्जी काय जो है उसका खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, कब, 1898 में, एक तंत्रिका कोशिका में, और उसका बताया डायमीटर जो था वो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर है। फिर उसके बाद बताया कि ये केंद्रक के निकट उपस्थित चपटी थैलीनुमा रचनाओं के समूह होता है, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्जी काय कहते हैं। और गोल्जी काय का जो निर्माण होता है वो 3 रचनाओं के मिलने से होता है। पहला जो होता है वो सिस्टर्नी होता है, जो चपटे संरचनाओं के रूप में उसमें मौजूद होता है, और इनकी संख्या जो होती है वो 4 से लेकर के 8 तक होती है। दूसरा जो बताया कि गोल्जी काय के निकट ही क्या होते हैं, कई शाखित नलिकाकार रचनाएं होती हैं, जिनको हम लोग नलिका या ट्यूब्यूल कहते हैं, और ये ट्यूब्यूल क्या करते हैं, विभाजित होकर के मुकुलन विधि द्वारा क्या करते हैं, छोटे छोटे गोलाकार रचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेसाइकल बोलेंगे। अब उसके बाद अगर हम लोग को और स्ट्रक्चर देखना है तो उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये है केंद्रक, कोशिका में केंद्रक। केंद्रक जो होता है वो इस प्रकार से चारों ओर से किसके द्वारा घिरा हुआ होता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका के द्वारा। अंतःप्रद्रव्य जालिका 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और दूसरा होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होता है इसके सतह पर इस प्रकार से क्या होते हैं, छोटे छोटे संरचना जिसको हम लोग राइबोसोम कहते हैं, ये मौजूद होते हैं, जबकि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसके इस पर कोई संरचना नहीं होता है। और ये जो है ये है आपका गोल्जी बॉडी। ये एक हम फ्लैट स्ट्रक्चर बनाए हैं,
और ये जो एक फ्लैट स्ट्रक्चर अभी दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। फिर इसी के पीछे कई और सिस्टर्नी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इसे एक के पीछे एक स्टैक के रूप में ये क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। अब ये है ACR जिसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतःपल्लवी जालिका कहते हैं। और ये है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये इसके ऊपर कौन है, राइबोसोम है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि SER जो होता है ये किसका निर्माण करता है, लिपिड का निर्माण करता है। SER जो है वो लिपिड का निर्माण करेगा, लिपिड का। और जो RER जो होता है वो किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ये जो है ये प्रोटीन है, और ये ACR जो बना रहा है वो क्या बना रहा है, लिपिड बना रहा है। एक चीज़ यहाँ तक जानते हैं हम लोग। अब ये गोल्जी बॉडी है, तो गोल्जी बॉडी में ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इस फ्लैट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। अब सिस्टर्नी के दो फेस होते हैं, एक ये फेस है जो अंदर की ओर धंसा हुआ है, इस फेस को हम लोग बोलते हैं अवतल, अवतल फेस, अवतल सतह या कॉनकेव फेस बोलते हैं। इस अवतल दूसरा जो फेस जो है जो केंद्र के तरफ निकला हुआ है, इस फेस को हम लोग बोलते हैं उत्तल सतह, उत्तल सतह या कॉन्वेक्स फेस बोलते हैं। अब इसी उत्तल सतह से क्या होता है, ये जो प्रोटीन बना है या लिपिड बना है ये क्या करते हैं, गोल्जी बॉडी में इंटर करते हैं। तो यहाँ से जो लिपिड और प्रोटीन है ये उत्तल सतह से कहाँ पर इंटर करेगा, गोल्जी काय में इंटर करेगा। और जब ये गोल्जी काय में इंटर करते हैं तो गोल्जी काय क्या करता है, इस लिपिड और एक प्रोटीन को, ये लिपिड है और ये प्रोटीन है जो कहाँ पर आए हैं, गोल्जी बॉडी में आए हैं। कहाँ से, RER और ACR से। कौन सी सतह से इंटर किए हैं, उत्तल सतह से, या इसी को बोलते हैं सिस फेस और इसको बोलते हैं ट्रांस फेस, वहाँ से इंटर किया है। वहाँ पर इंटर करने के बाद इनको क्या कर देता है, ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन में बदल देता है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। ये है आपका ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, और ये है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। तो इस यहाँ से RER से निकलने वाला प्रोटीन, ACR से निकलने वाला लिपिड गोल्जी काय के उत्तल सतह, उत्तल सतह को हम लोग और क्या बोलते हैं, सीस फेस बोलते हैं या फॉर्मिंग फेस, फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। इस फेस से ग्लाइकोलिपिड और लिपिड और प्रोटीन जो होते हैं वो गोल्जी काय में इंटर करते हैं, और गोल्जी काय जो है वो उनको किसमें बदलता है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन में बदल देता है। इसके बाद ये बनने के बाद ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का जो बन गया उसके बाद क्या होते हैं, ये इसके अवतल सतह पर आते हैं, जिसको हम लोग दो और नाम से जानते हैं, ट्रांसफेस, ट्रांसफेस या मैच्योरिंग फेस। और इस फेस से क्या होते हैं, वो छोटे छोटे थैली में पैक होते हैं, और पैक होने के बाद उनका परिवहन क्या होता है, कोशिका के अलग अलग भागों में। इस प्रकार से थैली में पैक होते हैं और उसका परिवहन कोशिका के अलग अलग भागों में हो जाता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर दो चीज़ देखें। पहला काम जो है ये गोल्जी काय का, कि वो क्या कर रहा है, पदार्थों को पैक कर रहा है, और पैक करके कोशिका के परिवहन में वो क्या करता है, सहायता करता है। दूसरा चीज़ है कि गोल्जी काय जो है वो यहाँ पर पदार्थों को मॉडिफाइड कर रहा है, लिपिड और प्रोटीन जो है इनको ये मॉडिफाइड करके ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। दूसरा चीज़ है कि गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, सिस्टर्नी के स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछता है। ये सिस्टर्नी के दो फेस होते हैं, अंदर की ओर जो धंसा हुआ फेस होता है उसको अवतल सतह ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस कहते हैं, जबकि जो केंद्र की तरफ निकला हुआ होता है उसको उत्तल सतह सीस फेस या फॉर्मिंग फेस कहते हैं। अभी NCERT लिखा है कि ट्रांस फेस और फॉर्मिंग फेस जो होते हैं वो दोनों इंटरकनेक्टेड, इंटायरली क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटायरली डिफरेंट होते हैं, लेकिन दोनों के दोनों जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। दोनों का संरचना अलग होता है लेकिन दोनों के दोनों क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। और इन फेस का भी काम क्या होता है, अलग होता है। सीस फेस या उत्तल सतह से प्रोटीन और लिपिड या कोई पदार्थ जो कोशिका में बन रहा है वो गोल्जी बॉडी में इंटर करता है, और ट्रांस फेस से वो पदार्थ क्या होते हैं,
कोशिका के बाहर निकलते हैं, मुक्त होते हैं। तो इसको आप क्या करिए, वहाँ पर नोट करिए, बना लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग जो आएगा वो गोल्जी काय के कार्य, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। इसके कई काम हैं। पहला जो मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है गोल्जी काय का, वो है पैकिंग। कोशिका में बाहर से कोई पदार्थ आता है या कोशिका के अंदर किसी पदार्थ का निर्माण हो रहा है, उसको पैक करने का जो काम करेगा, और उसके पैक करने के बाद कोशिका में अलग अलग या कोशिका के बाहर भेजने का काम जो करता है वो कौन करता है, गोल्जी काय करता है। तो इसका पहला फंक्शन यही हुआ। लिख सकते हैं इसमें गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी कोशिका में पदार्थों का संग्रहण, संग्रहण का मतलब होता है जमा करना, स्टोर करना, संग्रहण कॉमा उनका पैकिंग एवं, पैकिंग को अंडरलाइन कर सकते हैं, एवं परिवहन में सहायता करता है, सहायता करता है। इससे पहले हम लोग देखें कि जो RER और ACR से आने वाले लिपिड और प्रोटीन हैं उनको मॉडिफाइड करके ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन में बदलने का जो काम किया वो भी कौन किया, गोल्जी बॉडी किया। इसका मतलब कि गोल्जी बॉडी जो है वो पदार्थों के रूपांतरण में भी क्या करता है, सहायता करता है। सब पॉइंट लिख सकते हैं, गोल्जी बॉडी ग्लाइकोलिपिड एवं ग्लाइकोप्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है, या इसके स्थान पर लिख सकते कि यह पदार्थों के रूपांतरण में सहायता करता है। एक चीज़ हम आपको बताए थे जब अंतःपत्र जालिका पढ़ रहे थे, यह है पादप कोशिका, और पादप कोशिका को जब विभाजित होना होता है तो इसके बीच में इस प्रकार से पट्टीनुमा संरचना का निर्माण होता है, जिसको सेल प्लेट या कोशिका पट्टिका कहते हैं। और इस पट्टीनुमा संरचना के निर्माण में दो कोशिकाएं भाग लेते हैं। एक तो होता है आपका अंतःपत्र जालिका, दूसरा कौन होता है, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी कह सकते हैं, गोल्जी बॉडी जो होता है वो पादप कोशिका विभाजन के समय किसका निर्माण करता है, सेल प्लेट या किसका निर्माण करता है, कोशिका पट्टिका का निर्माण करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट वही होगा कि गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी पादप कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टिका के निर्माण में सहायता करता है, कोशिका पट्टिका के निर्माण में सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु में सबसे ऊपर क्या मौजूद होता है, एक्रोजोम मौजूद होता है। इस प्रकार से हम शुक्राणु पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। और इसके ऊपरी सतह पर क्या होता है, यहाँ पर एक्रोसोम मौजूद होता है, और ये एक्रोसोम क्या करता है, अंडाणु में इसको पेनिट्रेट करने में, उसमें इंटर करने में सहायता करता है, जिसमें कई प्रकार के एंजाइम मौजूद होते हैं। तो ये जो एक्रोजोम है, इस एक्रोजोम का निर्माण भी किसके सहायता से होता है, गोल्जी बॉडी की सहायता से होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, गोल्जी बॉडी एक्रोजोम के निर्माण में सहायता करता है, एक्रोसोम के निर्माण में सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो लाइसोसोम जो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल होता है, आत्महत्या की थैली जिसको बोलते हैं, उस लाइसोसोम के निर्माण में भी कौन सहायता करेगा, गोल्जी बॉडी करता है। कैसे करता है वो भी देखेंगे। गोल्जी बॉडी लाइसोसोम के निर्माण में सहायता करता है। कैसे करता है, तो लाइसोसोम में हम लोग जानते हैं कि लाइसोसोम जो है वो एक थैलीनुमा रचना है जिसके अंदर एंजाइम भरे हुए होते हैं। अब एंजाइम जो होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, प्रोटीन, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है अंतःप्रद्रव्य जालिका, ER या RER लिख सकते हैं, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है वो किसका निर्माण करती है, प्रोटीन का।
और प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसका निर्माण करते हैं, एंजाइम का। कहने का मतलब है एंजाइम जो होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और ये इस प्रकार से एंजाइम मान लीजिए बन गए हैं। अब ये एंजाइम जो है वो ऐसे कोशिका द्रव में फैले हुए हैं। अब इसको पैकिंग का काम आएगा, तो इसको पैक करने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी जो है इसको क्या कर देता है, पैक कर देता है, पैकिंग। और जैसे ही गोल्जी बॉडी इसको पैक करेगा, ये एक एकल झिल्ली युक्त संरचना है जिसके अंदर एंजाइम भरे हैं, और इसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। ये लाइसोसोम का जो निर्माण हो रहा है वो दो कोशिकांग के मिलने से हो रहा है, एक RER है और दूसरा कौन है, गोल्जी बॉडी। RER जो है वो इसके अंदर के एंजाइम का निर्माण करता है, प्रोटीन एंजाइम का निर्माण करता है, जबकि गोल्जी बॉडी जो होता है उसको पैक करने का काम करता है। तो ये इस तरह से गोल्जी बॉडी जो है वो लाइसोसोम के निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो कोशिकांग है वो आपका आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको हम लोग जानते हैं ऊर्जा घर के नाम से, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। अभी जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका भी साइज में वेरिएशन होता है। अगर इसके डायमीटर की बात करें, डायमीटर जो होता है वो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है। अगर इसके बाद लेंथ की बात करें, एवरेज अगर डायमीटर की बात करें, एवरेज डायमीटर तो वो हो जाता है 0.5 माइक्रोमीटर। अगर इसके लेंथ की बात की जाए, लंबाई की बात की जाए, तो वो होता है 1.0 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर। ये इसके बारे में लंबाई चौड़ाई के बारे में दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये एक कोशिकीय श्वसन स्थल, मुख्य स्थल होता है जो कोशिका के अंदर श्वसन में क्या करता है, सहायता करता है। और यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है, वो ऊर्जा जो हम लोगों को दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक होता है। और इस प्रकार के ऊर्जा का निर्माण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा है वो ATP के रूप में जमा रहता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थल है, जहाँ किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। और इसीलिए इसको हम लोग ऊर्जा घर भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, लिख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जमा रहता है। ATP क्या होता है, ATP का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और दूसरा जो होता है वो ADP होता है, इससे कम एनर्जी वाला, इसको बोलते हैं एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। और ये एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट पे एक फॉस्फेट और जुड़ता है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में ADP को कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ जरूरी चीज़ें हैं, इसको नोट कर इसके बाद इसका डायग्राम समझाते हैं। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो दोहरी झिल्ली संरचना होता है, जो चारों ओर से 2 झिल्लियों द्वारा घिरा हुआ होता है। इस प्रकार से इसमें बोला है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बेलनाकार, सिलेंड्रिकल और ससेज शेप स्ट्रक्चर होता है। ससेज शेप का मतलब होता है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम लोग दिखाई दे रहा है, ये चपटा प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, या कहीं कहीं पर ये बेलनाकार या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के रूप में मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो चारों ओर से 2 झिल्ली द्वारा घिरा होता है। जो बाहरी झिल्ली होता है इसको बोलते हैं बाह्य माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली, बाह्य माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली। इसके नीचे वाला जो होता है ये बाह्य माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली होता है। इसके ऊपर कई छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स मौजूद होते हैं, छिद्र मौजूद होते हैं।
और इन पोर्स के मौजूदगी के कारण ही ये जो बाह्य माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली होता है वो अंतः माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली के तुलना में क्या होता है, ज़्यादा पारगम्य होता है, परमिएबल होता है। ये एनसीईआरटी का लाइन है कि बाह्य माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली जो होता है उसमें कई छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं और पोर्स के मौजूदगी के कारण ही ये जो बाह्य माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली होता है वो अंतः माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली की तुलना में ज़्यादा पारगम्य होता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं पोर्स या छिद्र बोल सकते हैं। अब इसके ठीक नीचे वाला ये जो झिल्ली है इसको हम लोग बोलेंगे अंतः माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली, अंतः माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली। और ये अंतः माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली और बाह्य माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली के बीच वाला ये जो स्थान दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश या स्पेस। अब ये अंतः माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली, इसके अंदर का ये जो पूरा का पूरा स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ये गहरे चिपचिपे पदार्थ के रूप में रहता है और इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। इस पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, खाली वाले भाग को। अब ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में ये जो अंतः झिल्ली है वो इस प्रकार से कई छोटे छोटे उंगली नुमा संरचना का निर्माण करता है। और ये जो उंगली नुमा संरचना जो कौन से झिल्ली के द्वारा बन रहे हैं, अंतः झिल्ली के द्वारा बन रहे हैं, इन उंगली नुमा संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। इससे पहले हम लोग गोल्जी बॉडी देखें तो गोल्जी बॉडी में भी चपटी संरचना था, उसका नाम क्या था, सिस्टर्नी था, ध्यान रखना। और यहाँ पर जो ये उंगली नुमा संरचना जिसका निर्माण अंतः झिल्ली के द्वारा हो रहा है, इस अंतः झिल्ली के द्वारा बनने वाले संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ये जो उंगली नुमा संरचना है इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टी कह रहे हैं। अब इस क्रिस्टी के ऊपर क्या होता है, कई छोटे छोटे इस प्रकार के संरचनाएं मौजूद होती हैं और ये जो संरचना इन जो क्रिस्टी के ऊपर मौजूद है इन संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम कहते हैं। और ये ऑक्सीसोम ही क्या करते हैं, ऊर्जा के निर्माण में सहायता करते हैं। अभी हम लोग जाने कि ऊर्जा का निर्माण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में उस ऊर्जा का जो निर्माण करता है वो कौन करता है, यही ऑक्सीसोम करते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरे के पूरे का क्या होता है, पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होते हैं। तो ये जो छोटे गोलाकार संरचना है इनको हम लोग क्या कह रहे हैं, ऑक्सीसोम कह रहे हैं, ऑक्सीसोम। अब ये माइटोकॉन्ड्रियल अंदर का जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इसमें और कई चीज़ें होती हैं। एक होता है एकल कड़ी वृत्ताकार डीएनए, ये जो बनाए हैं इसको बोलते हैं एकल कड़ी, सिंगल स्ट्रैंड जो होता है ये एकल कड़ी वृत्ताकार डीएनए होता है। और दूसरा जो होता है इसी में वो इस प्रकार से एक छोटा सा संरचना होता है और इस छोटे संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं, राइबोसोम। और ये राइबोसोम जो होता है माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम वो 70S होता है, जबकि मैमेलियन जो राइबोसोम होते हैं वो 55S होते हैं, ध्यान रखिएगा। मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम 55S होता है और जनरली अगर माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम की बात किया जाए तो कितना होता है, 70S होता है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका शेप जो एनसीईआरटी लिखा है कि ये सिलेंड्रिकल होते हैं या सॉसेज शेप होते हैं। सिलेंड्रिकल का मतलब होता है बेलनाकार और सॉसेज का मतलब होता है प्लेट लाइक, प्लेट के समान दिखाई देते हैं। ये चारों ओर से दो झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं, बाह्य झिल्ली और अंतर झिल्ली। बाह्य झिल्ली जो होता है उसके ऊपर कई छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं, छिद्र मौजूद होते हैं और इन पोर्स के कारण ही बाह्य जो झिल्ली होता है वो अंतर झिल्ली के तुलना में ज़्यादा पारगम्य होता है, परमिएबल होता है। अंतर झिल्ली जो है और बाह्य झिल्ली जो है दोनों झिल्ली के बीच में जो स्पेस होता है उसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या अवकाश कहते हैं। अंतर झिल्ली के अंदर ये जो पूरा का पूरा भाग है उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं और इसी मैट्रिक्स में अंतर झिल्ली जो है वो धंस करके क्या करता है, उंगली नुमा रचना का निर्माण करता है जिसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी के ऊपर क्या होता है, कई छोटे छोटे संरचना मौजूद होते हैं और इन संरचनाओं को हम लोग ऑक्सीसोम कहते हैं या F1 F0 पार्टिकल कहते हैं।
ये ऑक्सीसोम जो है ऊर्जा के निर्माण में सहायता करेंगे। मैट्रिक्स में अगर देखा जाए तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है उसमें एकल कड़ी वृत्ताकार डीएनए होता है, साथ ही साथ राइबोसोम और कई प्रकार के श्वसन से संबंधित या कह सकते हैं क्रेब साइकिल से संबंधित जो एंजाइम होते हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद बाकी इनके बारे में जो लिखना है, जो अभी बोले जो समझाया उसी को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।